हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका नए वीडियो में आपके अपने चैनल फिजिक्स स्टडी क्लासेस पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपना। हम अभी स्टडी कर रहे थे विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, हम एक बार आपको फिर मेंशन कर दें कि अगर आप बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, झारखंड किसी भी बोर्ड से हैं जो हिंदी मीडियम से रिलेटेड है, तो ये वीडियो आपको बहुत फायदेमंद है। आपके एग्जाम में ये परसेंटेज बूस्टर होगा, आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा, आपका PYQ भी यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम अब से पहले हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो भी वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने पढ़ा था अभी वहां पर परिचय ऑफ किसका, विद्युत चुंबकीय तरंगों का परिचय। दूसरा हमने पढ़ा था विस्थापन धारा उत्पन्न कैसे होती है, क्या है एम्पियर मैक्सवेल मॉडिफाइड लॉ, हमने पढ़ा था वहां पर। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमने पढ़ा था आपका वहां पर मैक्सवेल समीकरण। जो 4 समीकरण थे वो हम पढ़ चुके हैं, उनमें से 2 अभी हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आपका गुजारिश है आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, तो हम उसके बाद आगे का स्टार्ट करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का अगला हिस्सा। ठीक है, तो है हमारा यहाँ पर ये सिंपल क्या कि विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग तरंगों लिखो, तरंगों की कल्पना या फिर प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं हम, कैसे कल्पना की गई इन तरंगों की। ठीक है, ठीक। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले यहां पर अपना क्या 2 लॉ है हमारा यहाँ पर। ठीक है, पहला है हमारा यहाँ पर फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। इसको हमने लिखवाया है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बताओ, मैक्सवेल मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ या फिर चौथा समीकरण। ठीक, मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण क्या कहता है आपका, ये कहता है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको 2 फॉर्म में लिखवाए थे हम लास्ट वीडियो में, E.dl ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, किसके बराबर होता है हमारा वहां पर, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हाँ नेगेटिव साइन है, मेंशन नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दर के बराबर होता है। एन क्या है, हमारी फेरों की संख्या है। ठीक है, 5e क्या है हमारा, क्या चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की रेट के समानुपाती होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स जितना परिवर्तन होगा उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर परिपथ क्लोज है, बंद परिपथ है, तो प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाएगी, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो एन d/dt आप पढ़ चुके हैं कि 5e इसका वैल्यू होता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स का BA cos थीटा। सिंपल। अब बात होती है यहाँ पर d/dt हमारा डिफरेंशियल फैक्टर है। तो यहाँ पर क्या है, अगर a और थीटा दोनों हमारे नियतांक हैं, नियत हैं, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, केवल b का। तो आपका यहां से बन जाएगा क्या, n a cos थीटा dB/dt सिंपली, यानी हम यहां से लिख सकते हैं क्या, E वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू एन ए कॉज थीटा dB/dt। इंटीग्रेशन करते हैं, कहीं ना कहीं हम यहां से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो किससे प्रोड्यूस हो रहा है जनरली, फाइनली किससे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, यानी हमारा क्या विद्युत क्षेत्र किससे उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से। अगर हमारा कहीं चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ लगातार बदल रहा है तो हमारा वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, बोलो बोलो, वैद्युत क्षेत्र। किसके अनुसार, आंसर है फैराडे के अनुसार। ठीक है, अब आप बढ़िया, आपका ये थर्ड इक्वेशन है ये हमारा यहाँ पर थर्ड इक्वेशन। अब बढ़ते हैं हम क्या फोर्थ इक्वेशन की तरफ, जो क्या है हमारा एम्पियर मैक्सवेल
नियम, ठीक है, या फिर मैक्सवेल का कौन सा फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ समीकरण। ठीक, क्या होता है हम पहले स्टडी कर चुके हैं क्या यहाँ पर कि लीनियर इंटीग्रेशन या फिर रेखीय समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र का किसके बराबर होता है, कंडक्शन म्यू नॉट गुना होता है किसका, कंडक्शन चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग के। एक बार फिर सुनिए, एम्पियर मैक्सवेल नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में अगर धारा प्रवाहित हो रही है या कहीं पर धारा है तो उससे उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उपस्थित चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट टाइम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर देखते हैं अपना क्या, यहां से अगर हमारा कहीं केवल स्पेस है, क्या है स्पेस, स्पेस है कहीं हमारा, ठीक है, या फिर मान लिया निर्वात या वायु है, निर्वात या वायु, आपको बता वायु में चालन संभव नहीं है तो आपकी चालन धारा क्या हो जाएगी वहां पर, जीरो, चालन धारा जीरो होगी हमारी, तो कौन सी धारा बची आपकी, विस्थापन धारा। वो किसके बराबर होती है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था क्या, डी फाई, बोलो बोलो, ई अपॉन डी टी, किसके बराबर होती है वो बताओ, वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि ये स्पेशल टाइप धारा है जो इलेक्ट्रॉनों के चलने से प्रवाहित नहीं होती है बल्कि वैद्युत क्षेत्र या फिर वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन से उत्पन्न होती है। ओके, तो हमारा ये लॉ क्या बनेगा, यहां से ये वैल्यू अगर पुट करें तो म्यू नॉट, नए इक्वेशन से रखते हैं कि लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी, और अच्छा लिखो फाई का वैल्यू रख दो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ओवर डी टी, यहाँ क्या रखेंगे हम, फाई क्या है हमारा, वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, ई ए कॉस थीटा। सिमिलरिटी देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बी ए कॉस थीटा, वैद्युत फ्लक्स ई ए कॉस थीटा। अगेन आपका ई और ए और थीटा कांस्टेंट है, अगर नियतांक है तो आपका बन जाएगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके बराबर होगा, आपका यहाँ से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और आपका यहाँ से आ जाएगा ए काज थीटा, और बचेगा आपका डी ओवर डी टी ऑफ ई। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन की दर पर। ठीक है, अब ये इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर बात समझने वाली ये है आपका कि समीकरण 1 आपका क्या कह रहा है कि अगर किसी माध्यम में किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो वो उत्पन्न कर देगा क्या, बोलो बोलो, वैद्युत क्षेत्र। दूसरा आपका क्या कह रहा है, अगर किसी स्थान पर किसी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र समय के साथ उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या उत्पन्न कर देगा, चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों में से किसी एक क्षेत्र में अगर हम परिवर्तन करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को समय के साथ बदल दें, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र को समय के साथ बदल दें, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ओहो, इसका मतलब अगर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर बदल रही है या फिर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन की दर बदल रही है तो क्या परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो भी क्या उत्पन्न करेगा, एक और चुंबकीय क्षेत्र। ये इसको हम क्या बोलते हैं पता है, जब दोनों क्षेत्र साथ साथ बदल रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा में, उसके लंबवत दिशा में आपका कौन सा वैद्युत क्षेत्र समय के साथ लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस, विद्युत चुंबकीय हलचल, विक्षोभ। इस हलचल को ही हम क्या बोलते हैं, वेव। ठीक है, वेव सिंपली है, आप क्या करें, पानी में पत्थर मारें, जो हलचल विक्षोभ उत्पन्न होगा वो वेव। अगर आप बोल रहे हैं, हमारी आवाज अगर कमरे में कहीं जा रही है तो ईयर में जो हलचल उत्पन्न हो रहा है साउंड वेव, वो हमारी ध्वनि है। ठीक ऐसे ही जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर समीकरण 1 व 2 से एक दूसरे के बदलने पर परपेंडिकुलर दिशा में लगातार वेरिएशन करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, एक विक्षोभ, हलचल उत्पन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, समझ आ गया, इक्वेशन 1 और 2 लिख सकते हैं आप। ओके,
ठीक है, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 व 2 यहां से उत्पन्न कर लिए। थोड़ा सा एक डेफिनेशन लिख देते हैं यहां पर, अपना काम आ जाएगा हमारा। ओके, क्या अभी हमने लिखा, क्या समीकरण 1 हमारा क्या था कि ई हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डीवी ओवर dt के। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमने क्या निकाला, बी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, डी ओवर dt के। इक्वेशन नंबर 2। ओहो, अतः आप क्या लिख देंगे, अतः किसी माध्यम में लंबवत दिशा में परिवर्ती लंबवत दिशा में परिवर्ती चुंबकीय माध्यम के साथ साथ यहां निर्वात भी लिख लेंगे हम, परिवर्ती चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करते हैं, उस माध्यम या निर्वात में क्या विद्युत चुंबकीय विक्षोभ या तरंग, विक्षोभ का मतलब हलचल भी होता है, या तरंग उत्पन्न करते हैं। ठीक, ये हमारा डेफिनेशन यहां तक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक, तो हमने सीख लिया क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों की कल्पना की, कैसे ये उत्पन्न हुई दोनों तरंगें। ओके, ठीक है, तो आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारा अगला हिस्सा होगा, इसका एक स्वरूप भी लिख देते हैं, वो भी जरूरी है कि आखिर होगा कैसे ये 3D डायग्राम को हम 2D पे बना रहे हैं, तो यहां पर हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओके, अब जरा यहां पर आप समझ लीजिए एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस को। ओके, हम इनको 3 पेन की हेल्प से समझेंगे। ओके, ये आपका सिंपली एक्स एक्सिस है, मार्कर एक्स एक्सिस में है आपका। ओके, और ये जो आपका है ये वाला ये आपका वाई एक्सिस है। ओके, ये पेन, तीसरा पेन आपका ये जेड एक्सिस में है। ओके, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। अगर ये कंपन करेगा आपका क्या, अगर हम यहां पर तीनों क्षेत्र को नाम दे दें, यहां पर क्या वैद्युत क्षेत्र, इसको चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है, तरंग के संचरण की दिशा, संचरण की दिशा है आपकी ये। ओके, तो आपको क्या पता लगेगा कि आपका चुंबकीय क्षेत्र किधर वैरी करेगा, प्लेन के तल के लंबवत, और ये समांतर, और तरंग संचरण होगी इधर। ठीक, ओके, समझ आ गया। तो इसको हम थोड़ा बना देते हैं। देखो, ये हमने बना दिया है वाइब्रेशन ऑफ वैद्युत क्षेत्र। ठीक, यहां पर हम फिर दूसरा लेते हैं वाइब्रेशन ऑफ चुंबकीय क्षेत्र, दिखा देते हैं यहां पर हम। ठीक, ओके, ये आपका, इसको थोड़ा आप तिरछा दिखा दीजिए। इसको सीधा,
इसको अगेन तिरछा। एक बार फिर समझ लीजिए आप क्या, कि ये हमारा, ये कौन सा वेक्टर, ये हमारे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है एक्स एक्सिस। ये हमारा कौन सा वेक्टर है, ये जो इसके तल के लंबवत जो हमारा वेरी कर रहा है, ये कौन सा है हमारा चुंबकीय। और जो ऊपर जा रहा है आपका अप डाउन, ये आपका कौन सा है वैद्युत। तो हमारा एक्चुअली ऐसे चलेगा, ये होगा वैद्युत क्षेत्र का कंपन, चुंबकीय क्षेत्र का कंपन, और नाक की सीध पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये है आपका पूरा, आपको ऐसे समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि 3D फिगर है, 2D पे हमें बनाना पड़ रहा है, तो आप इसको ड्रॉ कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पढ़ते हैं इससे आगे। ओके, ठीक। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया, स्टडी किया है। आगे बढ़ते हैं यहां से हम, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हमें समझ आ गई हैं। एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, एक और प्रॉपर्टी है इसकी, कि विद्युत चुंबकीय तरंगे एक्चुअली उत्पन्न कैसे होती हैं। तो उसका एक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, उसको हम थोड़ा सा चाहे लिखा दें या नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, सिंपली लिखते हैं हम क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ, या फिर इसके गुण जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक। तो हमारा अगला टॉपिक यहां से होगा, इसको भी हटा देते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण या विशेषताएं। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा ये, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, गुण भी लिख सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहली बात जो हमारी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्या किधर चलती है, कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन के लंबवत होती है, ठीक है। पहला गुण आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा विद्युत व चुंबकीय सदिश के कंपन के लंबवत होती है, लंबवत होती है, ठीक। पहला आपका हो गया है, ठीक है। पहला हमने समझ लिया कि लंबवत होती है, फिर इसको हम लिखवा भी चुके हैं आपको। ओके, इसके बाद होगा आपका यहाँ से दूसरा प्रॉपर्टी जो है इसके वेलोसिटी के रिगार्डिंग, ठीक। तो लिख लीजिए आप वेग। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग ये आपका फार्मूला है। यहाँ से जो पॉसिबल फार्मूलेज होते हैं इसको हम सी से प्रकट करते हैं, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये हमारा होता है E/B। एक तो आपका यहाँ से ये हो जाता है, ठीक, E/B, ठीक। तो ये अन्य एक्चुअली वो लिख देते हैं जो फार्मूले यहाँ पर हैं, क्या, कि आपका C = 1/μ0ε0। इसका प्रूफ देखना है तो आपको फिर लिस्ट में जाके एक इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो होगी, उसमें हमने इसका आपको प्रूफ कराया है, ठीक है, आपको वहां से मिल सकता है, ठीक। तो ये आपका हो गया दूसरा। निर्वात में अगर हमारा यही माध्यम में होता तो हम लिखते हैं इसको क्या, 1/μ0, यानी म्यू ऑफ मीडियम और ε0 ऑफ एप्सिलॉन मीडियम, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 1/k लिख लेते हैं यहाँ पर, μ0 ε0। तो B ऑफ मीडियम आपका हो जाता है, इसको रिलेटिव बोलते हैं, ठीक। तो ये आपका हो जाता है 1/μ0
सॉरी C/√K, ये आपका किस में आ जाता, मीडियम में प्रकाश की चाल, यहां से हम नोट कर लेते। ठीक है, ये आपके दो फार्मूले हो गए। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हो गए, एक निर्वात में और एक आपका माध्यम में। तो दो प्रॉपर्टी आपकी यहां तक हमने समझा दी है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है इसकी, इन तरंगों को संचरण के लिए, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती, ऐसा नहीं है कि ये माध्यम में संचरण नहीं करती हैं। आप फिर समझ लें कि सर ये तो केवल वैक्यूम में संचरण करती है, निर्वात होगा तो चलेंगी। जहां कोई माध्यम आ गया, गिलास आ गया, हवा आ गया, तरंगबंध, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये प्रकाश है। इनका मतलब है कि अगर माध्यम ना भी होगा तब भी ये चलेंगी अपने आराम से। ठीक है, जैसे आपको हम एग्जांपल बता, अच्छा ये जब किसी माध्यम में चलती हैं तो इनका वेग घट जाता है। एक्चुअली ये चाहती हैं कि जब भी कोई माध्यम ना हो तो तेजी से निकल जाए। ठीक है, बाकी जो हमारी तरंग होती हैं जो हमने पढ़ी है अपनी प्रोग्रेसिव वेग वगैरह, जो हमने 11th के सिलेबस में स्टडी की है हमारी, वो सभी क्या होती हैं हमारी, बताओ, मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे, वो माध्यम पे डिपेंडेंट होती हैं। पानी में उत्पन्न होने वाली तरंगे उत्पन्न ही तब होती हैं जब पानी के पार्टिकल, जल के कण अप और डाउन जाते हैं। ठीक, हमारी वॉइस आपके तक जाएगी तब जब हमारा कोई मीडियम होगा। जैसे अभी एयर है, एयर नहीं है, वैक्यूम है, तो शायद वॉइस ट्रेवल नहीं करती। तो चीजें हो गई आपकी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि माध्यम में संचरण नहीं करती है। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया, सिंपल। एक तीसरा और, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकते हैं, 1 2 3 4, E क्रॉस बी, ई व बी का वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का सदिश गुणन, सदिश गुणन, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं आपके। E क्रॉस बी, ये क्या बताएगा, तरंग के संचरण की दिशा बताता है। तरंग के संचरण की दिशा बताता है। ठीक, दिशा बताता है, समझ में आ गया कि दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, पांचवा देखिए, यहां से ये भी जरूरी है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल ऊर्जा किसमें, विद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर में बराबर डिवाइडेड होती है। ठीक है, विद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश में बराबर विभाजित होती है। विभाजित होती है। ठीक, तो ये हमें समझ आ गया, पांचवी प्रॉपर्टी हो गई आपकी अब। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट है वो थोड़ा जरूरी है, हम पढ़ेंगे यहाँ से ये। अच्छा, ये सारे जो आपके प्रॉपर्टीज है ये इसलिए जरूरी है कि इनसे आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। जैसे आपका पहला है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सदिश के कंपन के होती है, ये आपको दे देगा। लंबवत होती है, समांतर होती है, 60 डिग्री पर होती है, 45 डिग्री पर होती है, तो आपको लंबवत वाला भी एक ऑप्शन मिलेगा, एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा आपका कह देगा
निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। इसमें कभी एप्सिलॉन नॉट इधर कर देगा, बैरी करा करा के आपको ये दे देगा यहां से, ठीक है। दो ऑब्जेक्टिव, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, यानी ये कहेगा आपसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है नहीं होती है, ये दे देगा। ऐसा दे देगा कि निम्न में से कौन सी तरंगे हैं जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चार ऑप्शन, यांत्रिक तरंगे, द्रव तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऐसे ऑप्शन बनते हैं, ई क्रॉस बी की दशा होगी तरंग के संचरण की दिशा में, तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग के संचरण की दिशा के अपोजिट यानी 180 डिग्री पे। ये ऑप्शन आपको बनाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल ऊर्जा में विद्युत का भाग ज्यादा होता है पहला, चुंबकीय का भाग ज्यादा होता है चुंबकीय ऊर्जा का दूसरा, दोनों में से किसी का भाग नहीं होता है, दोनों बराबर होता है। तो ये ऐसे करके आपको दे देगा, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं यहां से। ये आपके 5 ऑब्जेक्टिव हमने तैयार करा दिए। आप कहेंगे तो हम अलग से भी लिखवा देंगे, बस उसकी जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक। ठीक है, तो बने रहिए। एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड को शेयर करिए, एग्जाम का महीना है, ठीक। तो आगे हमने इसकी कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली? 5। पांचों हमें क्या दे सकती हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जिस स्टूडेंट को खुद बनाना आ गए वो गलत नहीं करेगा। अच्छा, कोई स्टूडेंट होते हैं जो टीचर ने जो ऑब्जेक्टिव करा दिए वो कहते हैं इन्हीं को प्रिपेयर करना है, आ जाएगा। ऐसा नहीं है। जो वहां एग्जामिनर है, एग्जाम बना रहा है, वो पढ़ा लिखा आदमी है। पढ़ा लिखा नहीं होता तो वो यही छाप देता। अब पढ़ा लिखा, हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट ऑब्जेक्टिव रिपीट होने के चांस बहुत कम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि टीचर बना सकता है ऑब्जेक्टिव। तो यहां हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली अपनी? 5-6 प्रॉपर्टी पढ़ ली। 5। अगला पढ़ते हैं हम, क्या? औसत ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? विद्युत ऊर्जा घनत्व। अच्छा, इस जो किसी ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ चुका होगा, क्या एकांक आयतन की ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो पहले क्या? विद्युत ऊर्जा घनत्व, पहला टॉपिक, ठीक है। विद्युत ऊर्जा घनत्व, तो इसको स्मॉल यू से लिखते हैं हम। तो हम पढ़ चुके होंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक बात और, आपका जो ई होता है यहाँ पर वो आपका होता है RMS, ठीक। आपका यहाँ पर होगा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, ठीक। तो इसको आप क्या लिखेंगे? UV स्मॉल UV इक्वल टू हाफ BRMS स्क्वायर अपॉन, बोलो बोलो, म्यू नॉट। समझ में आ गया? निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। ये आपको जनरली ई भी लिखा मिलेगा। अगर आपको ERMS की जगह पे ई लिख दे रहा है तब भी वो सही है। इसकी वजह है जो हमने लिखवाया है, ठीक है। आपको अगर ये दे दे, आपको क्या ERMS आपका क्या होता है? E0 अपॉन √2। यहाँ पर आपका BRMS क्या होता है? B0 अपॉन √2। अब बात समझिए, ये आपकी क्या है? विद्युत वेक्टर की ERMS वैल्यू है, ये आपकी पीक वैल्यू है E0, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयाम। अगर आपको किसके RMS वैल्यू के टर्म में पूछेगा तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव सही है। फंसाता है कई बार वो एग्जाम में। अगर आपसे कह दे क्या कि आपका जो E है या फिर E0 है, ये क्या है? आयाम। तो देखो वैल्यू कैसे बदलती है। हाफ एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आप लिखेंगे क्या? E0 बाई √2। अब ये विद्युत वेक्टर नहीं है, विद्युत वेक्टर का क्या है? E0 आयाम, ठीक है। ये RMS वैल्यू है। समझ में आ रहा होगा आपको? RMS वैल्यू आप पढ़ चुके हैं प्रत्यावर्ती धारा में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? RMS को रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक। हिंदी क्या होती है इसकी बताओ? रूट मीन स्क्वायर। चलो बताओ हिंदी क्या होती है, आगे बढ़ो। इसका कमेंट में बताना हिंदी क्या कहते हैं इसकी, ठीक है। बोलो बोलो। तो ये आपका हो जाएगा हाफ, और यहां हम रखेंगे क्या? P0 अपॉन √2 का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट।
तो म्यू बी आपसे यहाँ से हो जाएगा क्या, 1/4 हो जाएगा ये, बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये आ जाता है आपका। जब ये ऑप्शन में आएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, जैसे ही ये ऑप्शन में आएगा हम गलती की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं चलो अब गलत ही किया जाए, चाह कर नहीं, ना चाहते हुए। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। ई नॉट और बी नॉट नहीं लगा है तो इस ये केवल ई दिया है तब भी यही सही है। ठीक है, ई आर एम एस अगर मेंशन नहीं किया है, अगर स्पेशल केस में दिया है तो आपको ये लगाना पड़ेगा हमारी। हम तो फिलहाल यही लेके चलेंगे। ठीक, हमने क्या ले लिया, देखो, लेट ई आर एम एस बराबर ई एंड बी आर एम एस बराबर बी, ये हम सिंपलिसिटी के लिए ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब निकालेंगे कुल ऊर्जा घनत्व क्या होता है। देखो, कुल ऊर्जा घनत्व, तो यू टोटल लिख लें इसको, क्या होता है आपका, कौन सा, विद्युत ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, बिल्कुल सही। विद्युत ऊर्जा घनत्व का वैल्यू हाफ, कोई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिखो सिंपल, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। उम्मीद है यहां तक समझ आ रहा होगा। ठीक, लिख लिया हमने दोनों का। ओके, अब क्या होता है हमारा यहां पर, आपने एक चीज पढ़ी हुई है क्या, कि ई और बी में रिलेशन, ई और बी में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक, आपका क्या होता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी। तो आप यहां से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी। ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, तो आपका यू टोटल क्या होगा बताओ, किसको, बी नॉट को रिप्लेस करना है ई नॉट को, यानी हम विद्युत नॉट हटाओ, नॉट हटाओ। ठीक, तो लिखेंगे हम यहाँ क्या क्या, पहला टर्म ऐसे ही, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख दिया, हाफ बी का वैल्यू क्या है आपका, एप्सिलॉन नॉट भी यहीं, म्यू नॉट भी यहीं लिख दो, बी का वैल्यू क्या है आपका, ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक बार फिर आइए वापस, सी क्या होता है आपका, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम लिख चुके हैं। तो यू टोटल आपका क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ म्यू ई स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू ऊपर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इससे ही कैंसिल, दोनों टर्म आपके क्या बच गए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो यू टोटल जो आपका यहाँ से आएगा वो हमारा आएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये भी सही है, एप्सिलॉन नॉट अगर लिख दे ई आर एम एस स्क्वायर, ये भी सही है, यही अगर लिख दे वो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट के टर्म में तब भी सही है, अगर लिख दे बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट तब भी सही है। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है किसी भी एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर इसको पीक वैल्यू की टर्म में लिखना है, फिर से पीक वैल्यू बोले तो बोलो बोलो, आयाम के पदों में लिखना है, तो देखो इधर गया आयाम का पद, ये है आपका आयाम, ई नॉट अपॉन √2, तो यही क्या हो जाएगा आपका बताओ, हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर। अब कंफ्यूजन आया, अरे सर यहां पर भी यही, यहां पर भी यही, अंतर क्या है ई आर एम एस का और ई नॉट का, तो हाफ हो गया आपका, हाफ और इसके बाद बी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये आपको याद रखने हैं, ब्रैकेट आपको 100% कंफ्यूजन दे सकते हैं आपको, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। आप हमें कर सकते हैं LSS, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, कोई भी चीज अगर आपको समझ ना आ रही हो इस वीडियो में या पिछली वीडियो में हमारी पढ़ाई हुई किसी भी वीडियो में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको दोबारा सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो आपके ये किस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। ठीक है, आपको कह दिया कि कुल ऊर्जा घनत्व का वैल्यू नहीं है, मान नहीं है, ये भी ऑप्शन में होगा, ये भी ऑप्शन में होगा, ये भी होगा, 3 लिख दिए, लिख देगा इनमें से कोई नहीं, वो सही होगा, आप कंफ्यूज। ठीक, तो ये आपको ध्यान से करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रॉपर्टी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले चुके। एक लास्ट प्रॉपर्टी और, ठीक है,
लास्ट 2-3 प्रॉपर्टी और बची हैं, वो और लिखवा देते हैं। इसकी सारे गुण फिर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे हम। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव खुद बनाइए। जितने ऑब्जेक्टिव जहां से भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उन पे इतना दिमाग लगाइएगा कि अगर विकल्प या फिर चेंज कर दिए जाएं तो हम कैसे करेंगे। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में सेंड कर देंगे और आप हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, ठीक। वैसे भी हम एक प्रॉब्लम डे रखा करेंगे संडे को, तो प्रॉब्लम डे में आप बहुत सारे प्रॉब्लम इकट्ठे करके लाना, हमें सेंड करना, हम आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे और आप उसके बदले हमें क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखिए, तो यहाँ पर लास्ट बचा है इसका, लास्ट 2 प्रॉपर्टीज। एक और बचा है हमारा कि कितनी हो गई थी ये नंबर, अरे जो ही नंबर, यहाँ पर अपना वो नंबर डाल देना। क्या लिखेंगे आप कि विद्युत वेक्टर या फिर विद्युत सदिश लिखो, हिंदी लिख रहे हो तो विद्युत सदिश। ठीक है, किसमें, EM वेव या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के कौन से गुण, प्रकाशिक गुण के लिए, प्रकाशिक ऑप्टिक्स दिखता है ना, प्रकाशिक गुण के लिए उत्तरदायी या प्रभावी होता है। उसमें चुंबक का कोई रोल नहीं होता या कम होता है, प्रभावी होता है, पूरा काम लगभग इसी का होता है। ठीक, ठीक है। आपसे अब एक ऑब्जेक्टिव फिर बन गया आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का कौन सा सदिश उनसे उत्पन्न प्रकाश के लिए प्रभावी होता है। विद्युत सदिश, चुंबकीय सदिश, विद्युत व चुंबकीय दोनों सदिश, इनमें से कोई नहीं। ठीक, और आप महान है तो आप क्या लिखेंगे, विद्युत तथा चुंबकीय। गलत हो जाएगा तुरंत, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, तो कौन सा, विद्युत सदिश। एक और ऑब्जेक्टिव, अगला नंबर हमसे कह रहा है द EM वेव आर न्यूट्रल, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। द EM, अरे हिंदी नहीं, हिंदी लिखनी है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं, आवेश रहित होती हैं, आवेश रहित होती है। ठीक, ओके। अब आपसे यही दे देगा ऑप्शन में तुरंत, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आवेश होता है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है, आवेश रहित यानी कोई आवेश नहीं होता। आप जो मर्जी चाहे लगाना, हमने लिखवा दिया है। ठीक है, तो हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया है विद्युत चुंबकीय तरंगे। 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो थोड़ा बचा है यहाँ पर, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। हम उसका थोड़ा स्टडी करेंगे। फिर बहुत सारे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, जिधर जिधर बोर्ड से आए हैं, आप हमें कमेंट में भेजना, हम सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके आपको कराएंगे। ओके, ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।